दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं CUET का हमारा ये बैच है, जिसमें आज हमारी ये आई थिंक 5th क्लास है फिज़िक्स की। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं, तो आज के जो क्वेश्चन है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से एक बार क्वेश्चंस को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो ये रहा, व्हेन अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में जोड़ देते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, जैसे मैंने बनाया इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए मैंने 3 कैपेसिटर को कैसे जोड़ा है यहाँ पे, पैरेलल में कह रहा है ये, एक मिनट, पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल में जोड़ देते हैं। देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए एक पहला कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा और तीसरा, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं और भी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर आप बैटरी वगैरह लगा दो, ऐसे की लगा दो, ये इस तरह से सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लस माइनस की को क्लोज करेंगे। ओके, मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। पैरेलल में जोड़ना है तो कैपेसिटर मान लीजिए ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, 3 कैपेसिटर। जब आप उनको पैरेलल में जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट, क्या पूछ रहा है ये कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बेटा याद रखोगे C इक्विवेलेंट, जब भी पैरेलल में जोड़ते हैं तो सिंपल आप क्या करते हैं, उनको जोड़ दो बस उठा के, है ना। C1 + C2 + C3 जितने भी होंगे आपने उनको पैरेलल में जोड़ देना है। 3, 4, 5, ठीक है, 10, 15 जितने भी हैं, अगर वो पैरेलल में जुड़े हैं तो डायरेक्टली आपने उनको ऐड कर देना है। ये होगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंपली आपने उनको ऐड ही किया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा ये डेफिनेटली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आंसर जो बनेगा उसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है अ कंडेंसर। देखो यहाँ पे कंडेंसर वर्ड यूज किया है, तो कंडेंसर बोले या कैपेसिटर बोले, कैपेसिटर, ठीक है ना, एक ही बात है। एक मिनट। तो इज चार्ज टू डबल इट्स इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। एक कंडेंसर है, उसको क्या कर दिया, उसकी चार्जिंग हमने कर दी है और उसका जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डबल हो गया है ना, लिखा ना यहाँ पे, देखो डबल हो गया। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर, तो कंडेंसर के अंदर एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर होगी। देखिए एनर्जी फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है किसी कैपेसिटर के लिए, क्या लिखते हैं हम, ½ CV², ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, कंडेंसर की हम चार्जिंग कर रहे हैं, जिससे उसका जो पोटेंशियल है वो डबल हो गया, यानी कि V जो है वो डबल हो जाएगा। अगर V डबल होगा तो जो नई एनर्जी वो स्टोर करेगा वो कितनी हो जाएगी, 1/2 C, और V की जगह क्या आएगा यहाँ पे 2V आ जाएगा, डबल हो गया। और इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये बनेगा आपको 1/2 C, और यहाँ पे आएगा 4V²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 1/2 CV²। तो ये पहले की एनर्जी जो स्टोर कर रहा था वो है, और नई एनर्जी जो स्टोर कर रहा है, यानी कि E की वैल्यू देखो, ये जो है ना, ये तो E के बराबर है, तो आप इसको लिखोगे 4 × E। तो नई जो एनर्जी स्टोर करेगा वो कितनी हो जाएगी, तो x टाइम्स कह रहा था वो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। 4 गुना एनर्जी जो है वो अब स्टोर करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When 2 capacitor charged to different potential are connected by a conducting wire, what is not true? ओके, तो देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कैपेसिटर है ना, और आपने इनको, इसकी भी चार्जिंग की है आपने और इसकी भी आपने चार्जिंग कर दी है बैटरी से जोड़ के। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, आपने दोनों को क्या किया, बैटरी से जोड़ के दोनों की आपने चार्जिंग कर दी। फिर क्या किया, दोनों को कनेक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है भाई, जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपने बताना है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, विच वन इज नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन देखो, चार्ज लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू चार्ज गेन बाय द अदर, बिल्कुल सही है भाई। हम पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर ऐसा कि जब आप 2 कैपेसिटर को जोड़ोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर अगर उनकी चार्जिंग अलग अलग है, अगर उनका पोटेंशियल अलग अलग है, तो डेफिनेटली चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो क्यों होता है, हम पढ़ते हैं कि चार्ज तभी फ्लो करता है जब वहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो हमने इनकी अलग अलग से चार्जिंग करी है, इन्होंने लिख भी दिया देखो यहाँ पे
डिफरेंट पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, यानी कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल मान लो क्या है V2 है, तो डेफिनेटली चार्ज तो फ्लो करेगा। एक जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज कहाँ चला जाएगा, जहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है बात। तो चार्ज तो एक जो चार्ज लॉस करेगा तो दूसरे वाला उसको गेन कर लेगा, ये बात सही है। ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी देखो पहले, सम एनर्जी इज लॉस्ट। तो ये जो प्रोसेस होती है जब चार्ज फ्लो करता है किसी वायर के थ्रू, तो डेफिनेटली वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे हीट की फॉर्म में जो है वो लॉस हो जाएगा उसका, तो ये भी सही है। डी में क्या लिखा है, बोथ द कैपेसिटर एक्वायर कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहा है यहाँ पे, और कॉमन पोटेंशियल की बात हम पढ़ते हैं, हम जब थ्योरी के अंदर ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आप सभी ने पढ़ा होगा, वहाँ पर हम एक पढ़ते हैं कि जब भी हम कैपेसिटर को ऐसे जोड़ देते हैं तो दोनों के दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाते हैं। कॉमन पोटेंशियल को बेटा एक्वायर कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्या पढ़ते थे हम, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता था भाई। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात कर रहा है, कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहा है तो होता है ऐसा। अब आप बी ऑप्शन देखिए, बी में क्या लिखा, पोटेंशियल लॉस्ट बाय 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल गेन। नहीं, ये सही नहीं, दिस इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि देखो एक पोटेंशियल को, एक का पोटेंशियल अगर लो हो रहा है, दूसरे का पोटेंशियल जो है हाई हो रहा है, वो जरूरी नहीं कि वो उतना ही हाई होगा। डिपेंड करेगा कि जो कैपेसिटर है उसका साइज क्या है ना, उसके अंदर मीडियम क्या है, तो कई फैक्टर पे ये चीज़ डिपेंड करती है। तो ये जो है ये आपका सही नहीं होगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए वेरिएशन पूछा है V का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपसे यहाँ पर क्या पूछ लिया इसने, वेरिएशन पूछ लिया कि वेरिएशन बताइए कैसे होगा। ठीक है, R के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊँगा तो आपने बताना कि E कैसे वेरी करेगा और V कैसे वेरी करेगा। तो हमको देखो मैथमेटिकली तो हमको पता है कि E जो है वो इस तरह से वेरी करता है और V जो है वो बेटा इस तरह से वेरी करता है। लेकिन इसको, ये तो मैथमेटिकल मैंने तुमको बता दिया, क्वेश्चन में हमसे पूछेगा ग्राफिकली बताइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे R बढ़ेगा, डिक्रीज तो दोनों करेंगे, V भी डिक्रीज करेगा और E भी डिक्रीज करेगा, लेकिन ज़्यादा तेज़ी के साथ कौन सा डिक्रीज करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं E बहुत तेज़ी से डिक्रीज करेगा, यानी कि जो ग्राफ E के लिए होगा वो ज़्यादा स्टीप होगा, स्टीपर ग्राफ होगा। तो वो आप इनमें से देख लीजिए कि इसमें ज़्यादा स्टीपर है E। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B के अंदर आप देखो जैसे जैसे R बढ़ रहा है E बड़ी तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो V भी हो रहा है लेकिन E ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो जो हमने मैथमेटिकल यहाँ पर देखा उसको ये वाला ग्राफ जो वो बेस्ट जो है वो शूट करता है, वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, बाकी ये तो गलत ही हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ना ऐसा हो सकता है। इसमें पहले वाले ग्राफ में E और V दोनों एक ही तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अ चार्ज क्या इज सप्लाई टू अ कंडक्टर विच इज ट्रू। एक क्या किया यहाँ पे देखो, चार्ज Q है वो सप्लाई कर दिया आपने किसी कंडक्टर को, तो कौन सा सही होगा बताइए। इलेक्ट्रिक, अच्छा यहाँ पे देखो गलती से लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके, तो देखते हैं इसमें आगे। चार्ज क्या इज सप्लाई टू ए कंडक्टर विच इज ट्रू। एक कंडक्टर को हमने क्या किया, क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया, तो इनमें से कौन सा सही होगा। जैसे मान लीजिए कंडक्टर बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो बेटा एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर ए है। ठीक है, आप इसको होलो मान लीजिए या इसको आप सॉलिड मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको कुछ चार्ज दिया, मान लीजिए हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो पॉजिटिव चार्ज अगर आप दोगे तो कहाँ पे आएगा, मान लीजिए पॉजिटिव जो कंडक्टर जो होता है ना, सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे होता है, अंदर चार्ज नहीं होता। ठीक है ना, इस तरह से आ गया। और प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने तुमको बताया था कि इस कंडक्टर के अंदर जो फील्ड है ना कितना होता है बेटा, 0 होता है ना। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो आप रिलेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन मैंने तुमको बताई थी, E इक्वल टू माइनस dV/dr। अब मैंने तुमको बता दिया कि E कितना होता है कंडक्टर के अंदर, बेटा ये तो 0 होता है, ये 0 है, यानी कि देखो V का डेरिवेटिव, ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट है dV/dr वो 0 है,
तो व्हाट इट मीन्स कि ये जो v है ना, ये आपका क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। ये डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था ना, 11th क्लास में आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ dx/dt 0, या मैं लिख दूँ यहाँ पे भाई df/dt 0, या मैं लिख दूँ यहाँ पे dp/dt 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर dp/dt 0 व्हाट इट मीन्स कि p कांस्टेंट है बेटा। p क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ही जो डिफरेंशिएशन हम लेते हैं किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ वही जीरो आता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पर आप लीनियर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो तो वो जीरो आने का मतलब है कि लीनियर मोमेंटम में टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पर p जो है आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी सिमिलर केस हो गया कि v आपका कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देख लो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, तो यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैज ए चार्ज Q, द एक्चुअल चार्ज ऑन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के ऊपर एक्चुअल चार्ज कितना होगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो बना लेते हैं। पैरेलल नाम से समझ में आ रहा है ना, पैरेलल प्लेट मीन्स ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो प्लेट होंगी, एक प्लेट A और एक प्लेट B। अब देखो इस प्लेट पे हमने कुछ चार्ज दिया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इधर वाली जो प्लेट है इंडक्शन की वजह से इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, और इधर क्या बचेगा, पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जब हम थ्योरी में आपने पढ़ा होगा ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = Q/V। तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगी, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो कि आपको V को कम रखना है और Q को ज़्यादा रखना है, यानी कि V जो है वो कम होना चाहिए, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए। तो V को कम रखने के लिए देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो पोटेंशियल को बढ़ाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस अच्छी खासी हो जाएगी। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं बेटा अर्थिंग। तो इधर वाली साइड की हम ऐसे जो है ना अर्थिंग कर देते हैं, ऐसे अर्थिंग होती है। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देंगे, नेगेटिव खत्म नहीं होगा बेटा। नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस वाले सरफेस से एक तरह से चिपक गया, स्टिक कर गया, इधर वाला पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। अब इधर वाला अगर पॉजिटिव खत्म हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है बात। अब बताना क्या आपने एक्चुअल चार्ज क्या होगा प्लेट्स के ऊपर, A और B के ऊपर। देखो A को आपने कितना चार्ज दिया, जैसे यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखा, मैं इसको स्मॉल क्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो A को मैंने इतना चार्ज दिया, तो B के ऊपर उतना ही क्या होगा, -Q नहीं होगा। A को कितना दिया Q, तो B के पास कितना होगा, -Q हो जाएगा सिंपली। ठीक है, क्यों हो जाएगा, वो इंडक्शन की वजह से आ गया। अब कंडक्टर है तो जितना भी पॉजिटिव आएगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन की कोई कमी तो है नहीं हमारे पास, यानी कि मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसमें, देखो आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, ये राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 कैपेसिटर कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। जोड़ लेते हैं भाई, 1 2 और ये बेटा 3। ठीक है, पहले वाला कितने का है, 1 माइक्रोफेराड का है, दूसरे वाला 2 माइक्रोफेराड का है भाई। माइक्रोफेराड ये यूनिट है भाई। ठीक है, कैपेसिटेंस की। तीसरे वाला जो है 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ओके, अब क्या करना है, सीरीज में जोड़ दिया इनको एंड अब पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया। ठीक है, ये लो भाई 11 वोल्ट का लगा दिया पोटेंशियल। ठीक है, 11 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया इनको। ठीक है, अब अक्रॉस द कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, हाँ इसके अक्रॉस, ये पहला कैपेसिटर C1, ये C2 और ये C3। तो कह रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताइए कितना होगा, फर्स्ट के अक्रॉस, यानी कि आपसे पूछ लिया यहाँ पर V1 बताइए कितना होगा। तो देखो V1 सिंपली फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, C = Q/V। तो यहाँ से V का फॉर्मूला क्या बनता है, V = Q/C। तो V1 अगर मेरे को निकालना है तो V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, जितना चार्ज ये स्टोर करेगा डिवाइडेड बाय C1, इसी की कैपेसिटेंस लेनी है। तो पहले Q निकालना पड़ेगा। C1 तो मेरे को पता है 1 माइक्रोफेराड, मेरे को Q निकालना है। Q मीन्स जो चार्ज इसने स्टोर किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। सीरीज में है तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या होगा,
1 बाई सी इक्वलेंट सीरीज के लिए 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है बेटा, सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं। रजिस्टर में उल्टा होता है, रजिस्टर में अगर रजिस्टर होते हैं यहाँ पे तो सीधा हम उनको जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 और 1 6 कर देते हैं, बट यहाँ पे सीरीज है। तो देखिए लिखेंगे एलसीएम कितना आएगा, देखो 1 बाई C1 कितना है 1, C2 है 2 और C3 है 3, तो एलसीएम कितना आएगा 6। एक बार मैं इसको ना अलग से देखिए 1 बाई सी इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 इक्वल टू 1 बाई C1 कितना है यहाँ पे 1, माइक्रो को छोड़ो, माइक्रो बाद में लगा देंगे 2 3, एलसीएम बोलो 6, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 आएगा, 6 से तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो कितना हो गया देखो ये 6 3 9 और 2 11/6। ठीक है ना, लेकिन ये तो 1 बाई सी है, हमको क्या चाहिए कैपेसिटेंस चाहिए ना इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 6 ऊपर गया, ठीक है ना, और 11 नीचे, और ये माइक्रो फैराड ये आ गया भाई। ठीक है, अब देखो टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या बताया था, C इक्वल टू क्यू बाई वी, दिस इम्प्लाइज Q इक्वल टू C इंटू वी। सी कितना है, सी इक्विवेलेंट देख लो 6/11 इंटू वी कितना है 11, ठीक है ना, और माइक्रो जरूर लगाना साथ में, ये माइक्रो, और ये हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे चार्ज, क्यों हम फाइंड करें, तो माइक्रो, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो ये माइक्रो कूलम में आ जाएगा, तो ये 11 से 11 कैंसिल, तो आएगा 6 माइक्रो कूलम। ठीक है, 6 माइक्रो कूलम आ गया। इतना चार्ज जो है वो सीरीज में स्टोर हो रहा है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि सीरीज में है ये, कैसे है ये बेटा, ये सीरीज में है, तो आप याद रखोगे जैसे पहले भी बताया गया है कि सीरीज में जो है ना सेम करंट फ्लो करता है कंपोनेंट के अक्रॉस, और अगर सीरीज में से कंपोनेंट के अक्रॉस अगर सेम करंट फ्लो करेगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सीरीज में जो है सेम चार्ज स्टोर होगा, जितना चार्ज ये स्टोर करेगा उतना ही ये सभी में कितना 6 माइक्रो कूलम। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इन्होंने सिर्फ पूछा कि सिर्फ 1 माइक्रो फैराड वाले से, यानी कि इससे पूछ लिया, तो इसमें कितना चार्ज स्टोर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, देखो V1 इक्वल टू क्यू बाई C1, क्यू कितना है, कितना चार्ज स्टोर करेगा 6 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रो फैराड, माइक्रो से माइक्रो कट गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 6/1 यानी कि 6, और क्या निकाल रहे हो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट 6 वोल्ट, देखिए ये रहा भाई। ठीक है, 6 वोल्ट, इस तरह से आप करेंगे। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था जिसमें हमसे किसी एक कंपोनेंट के अक्रॉस, एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमसे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है ना, तो समझ में आ गई ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए। थैंक यू।